हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। तो बेटा आज प्रैक्टिस सेट 5 हम देखेंगे ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच सीरीज़ में। आपको पता होगा कि हमने यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इल्यूमिनेशन के चारों वीडियोस अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, जहां पे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, उसके साथ साथ लाइटिंग स्कीम के बारे में, या अगर देखा जाए तो डिफरेंट टर्म्स जो हम इल्यूमिनेशन में यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब आपको केवल और केवल उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेटा, और कोई भी बुक आप उठाओ देन उन सारे केवल उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है यार। तो आप हमेशा लास्ट तक, एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो चलिए यहाँ पर देखें कि आज के टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है हमारे पास। तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में कि कितने तरह की वेल्डिंग होती है और कौन कौन सी वेल्डिंग्स नॉर्मली हम यूज़ करते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो आज की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट्स के साथ कि ज़िंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो यार तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। तो हमेशा ये बेटा ध्यान रखना है कि हमें हार नहीं माननी है, हमें जीत के लिए हमेशा प्रयास करते रहना है, हमेशा मेहनत करते रहनी है, हार नहीं मानना है। क्योंकि अगर आप एक बार हार मान जाते हो तो फिर आप कभी भी कितना भी प्रयास कर लो आप जीत नहीं सकते हो। तो हमेशा ये मन में रखना है कि नहीं यार, हार नहीं मानना है और मेहनत करते जाना है, तभी आप सफल होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर मेटल पार्ट्स ऑफ सिमिलर कंपोजिशन बाय हीटिंग देम बाय सम इलेक्ट्रिकल मेथड इज कॉल्ड। मीन्स इलेक्ट्रिकल मेथड के द्वारा हीट प्रोड्यूस करके दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्स जिनके कंपोजिशन सिमिलर होते हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बेटा जैसा कि हमारा चैप्टर ही है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का, और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हम बेसिकली करते क्या हैं कि दो सिमिलर और डिससिमिलर मटेरियल जिनके टेम्परेचर अलग, मेल्टिंग पॉइंट्स अलग हो सकते हैं या मेल्टिंग पॉइंट्स सेम हो सकते हैं, कंपोजिशन उनके अगर सिमिलर हैं, बट इतना ध्यान रखना है कि वो मेटल पार्ट्स के कंपोजिशन क्या हो, सिमिलर हों, तो उनको हीट के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिकल मेथड से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम हमेशा वेल्डिंग कहते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहते हैं। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या है? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मेथड के द्वारा हीट प्रोड्यूस करके दो या दो से अधिक सिमिलर कंपोजिशन के मेटल पार्ट को जोड़ते हैं। क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहलाता है। तो आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या है? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग्स के जो हमें समझने हैं इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये दो आपके मेटल पार्ट्स हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या हैं? आयरन के बने हुए हैं। ये दो पाइप्स हैं, ये दोनों पाइप्स क्या हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हो किसकी हैं? ये भी आपके आयरन की है और ये भी आपके आयरन के हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का मतलब, इन दोनों का कंपोजिशन क्या है बेटा? सेम। और हम क्या कर रहे हैं? हीट के द्वारा, इलेक्ट्रिकल मेथड से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों मेटल पार्ट्स को ज्वाइंट कर रहे हैं। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहलाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि दो रॉड को या दो पाइप को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं यार इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या है। तो हमने पहले भी बता दिया कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिमिलर कंपोजिशन के मेटल पार्ट्स को हीट के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिकल मेथड से, चाहे प्रेशर के एप्लीकेशन के साथ या बिना किसी एप्लीकेशन प्रेशर के एप्लीकेशन के, चाहे फिलर के एडिशन के साथ या विदाउट एनी एडिशन ऑफ द फिलर, हम जोड़ते हैं। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? वेल्डिंग कहलाती है। तो वेल्डिंग में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर मेटल पार्ट्स ऑफ सिमिलर कंपोजिशन by heating them by some electrical method with or
without the application of pressure, the application of pressure and addition of filler material is called electric welding. मतलब कहने का ये है कि विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर या विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर एडिशन ऑफ फिलर मटेरियल या विदाउट एनी एडिशन ऑफ द फिलर मटेरियल हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मेथड के द्वारा हीट प्रोड्यूस करके दो सिमिलर कंपोजिशन वाले मेटल पार्ट्स को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वही हमारी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहलाती है. नेक्स्ट अब हम बेटा डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग. तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. पहला अगर एडवांटेज जैसा हम कि देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नॉर्मली क्या होती है, इकोनॉमिकल होती है. तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गया, इकोनॉमिकल. सेकंड अगर देखा जाए तो काफ़ी क्लीनलीनेस होती है, काफ़ी क्लीन होती है, देन क्लीनलीनेस. थर्ड अगर देखें देन यहाँ पर यूनिफॉर्म वेल्ड होता है. जब भी हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं तो हमेशा जो वेल्ड होता है दैट इज़ यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म वेल्ड. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नॉर्मली ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वो काफ़ी क्विक होती है और ईज़ ऑफ कंट्रोल होता है. तो ईज़ ऑफ कंट्रोल एंड क्विक. तो ये सारे एडवांटेज हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के. काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, क्लीन होता है, यूनिफॉर्म वेल्ड प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी क्विक. नेक्स्ट अगर बात करें कि नॉर्मली कितना वेल्डिंग में हम टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो लगभग 5550 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर वेल्डिंग में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग produces temperature up to 5550 डिग्री सेंटीग्रेड. तो नॉर्मली यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हम 5550 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग. तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है आपको. इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मेथड से हीट के द्वारा दो या दो से अधिक सेम कंपोजिशन वाले मटेरियल को वेल्ड कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं और यही प्रक्रिया हमारी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहलाती है. दूसरा एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के, बेटा ये इकोनॉमिकल होता है, क्लीन होता है, यूनिफॉर्म वेल्ड प्रोड्यूस करता है और इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है एंड इट इज़ क्विक प्रोसेस. उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मैक्सिमम हम कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लगभग 5550 डिग्री सेंटीग्रेड. तो चलिए आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग. इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार है, बट स्पॉट प्रोजेक्शन ऑल ऑफ दिस. तो इसको समझने के पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वी हैव, कि कितने तरह के वेल्डिंग के टाइप्स हो सकते हैं. तो जब भी बेटा टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की बात करें तो बेसिकली जो वेल्डिंग है वो दो तरह की होती है. कितने तरह की, दो तरह की. पहला अगर हम बात करें तो पहले को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड द सेकेंड वेल्डिंग इज आर्क वेल्डिंग या इसी को हम बोलते हैं फ्यूजन और इसी को हम बोलते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग. क्या बोलते हैं बेटा, नॉन प्रेशर वेल्डिंग. नॉर्मली अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और प्रेशर अप्लाई करके हम ज्वाइंट वेल्ड करते हैं, मतलब दो मटेरियल को ज्वाइन करते हैं. बट नॉर्मली आर्क वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं, हम आर्क का प्रोडक्शन करके उन मेटल पार्ट्स को जोड़ते हैं. तो इसलिए हम इसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं. तो फ्यूज़न और नॉन प्रेशर वेल्डिंग या इसी को सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए है, दिस इज़ कॉल्ड एज आर्क वेल्डिंग. क्लियर है. तो फ्यूज़न वेल्डिंग
या नॉन प्रेशर वेल्डिंग, या इसी को हम आर्क वेल्डिंग कह सकते हैं। तो बेसिकली वेल्डिंग दो तरह की होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और दूसरा क्या है, सेकंड जो वेल्डिंग है वो आर्क वेल्डिंग है। पहला क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और दूसरा आर्क वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अगर देखा जाए बेटा तो हम क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली रेजिस्टेंस, कोई भी मेटल शीट जिसको हमें वेल्ड करना होता है उस मेटल शीट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, देन उस रेजिस्टेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, करंट को पास कराते हैं और I²R लॉस होता है, तो उस हीटिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, वेल्ड करते हैं आपके मेटल पार्ट्स को। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो कुछ टाइप्स हैं फेमस। पहला जिसको हम बोलते हैं बट वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग कहलाएगी, बट वेल्डिंग। सेकेंड मेथड फ्लैश बट वेल्डिंग। थर्ड स्पॉट वेल्डिंग। फोर्थ प्रोजेक्शन वेल्डिंग। फिफ्थ सीम वेल्डिंग। तो यहाँ पे आपके ये सारे के सारे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार हैं, बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग। दूसरा अगर देखें नॉन प्रेशर वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग में, तो आर्क वेल्डिंग के भी डिफरेंट टाइप्स हैं बेटा। पहला अगर देखा जाए तो मेटल आर्क वेल्डिंग है, मेटल आर्क वेल्डिंग। सेकेंड टाइप इसका अगर देखें तो कार्बन आर्क वेल्डिंग। थर्ड एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। फोर्थ एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। फोर्थ अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं हीलियम और आर्गन आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चार तरह की आर्क वेल्डिंग है, मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन और हीलियम और आर्गन आर्क वेल्डिंग। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो हीलियम या आर्गन आर्क वेल्डिंग है तो इसमें हम आर्गन का इस्तेमाल एज अ शील्ड करते हैं, और ये आर्गन क्या करेगा कि जो भी आपकी वर्क पीस है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आर्गन आर्क वेल्डिंग है इसमें आर्गन इज़ यूज्ड और इट इज़ एक्टिंग एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट द वर्क फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। मीन्स जो भी वर्क पीस है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आर्गन इज एक्टिंग एज अ शील्ड। क्लियर है। तो क्या क्या ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में बेटा, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कितने तरह की, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है दो तरह की, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और दूसरा आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग इज अ नॉन प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन टाइप ऑफ वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो 5 प्रकार होते हैं, बट वेल्डिंग है, फ्लैश बट वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है और सीम वेल्डिंग है। जब हम आर्क वेल्डिंग की बात करें तो मेटल आर्क वेल्डिंग है, कार्बन आर्क वेल्डिंग है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है, हीलियम और आर्गन आर्क वेल्डिंग है। नॉर्मली हम आर्गन गैस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इट इज़ एक्टिंग एज अ शील्ड, ताकि जो भी आपका वर्क पीस है वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाए। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो बट वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी एक टाइप है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फ्लैश बट और सीम वेल्डिंग भी एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट अ टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग। ध्यान रखना है यहाँ पे ARC है, आर्क वेल्डिंग। इसमें से कौन सा आर्क वेल्डिंग का टाइप नहीं है। तो अगर हम आर्क वेल्डिंग की बात करें तो आर्क वेल्डिंग के 4 टाइप हमने आपको बताए हैं, मेटल आर्क है, कार्बन आर्क है, उसके साथ साथ एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है और हीलियम या आर्गन आर्क वेल्डिंग है। तो ये चारों क्या हैं, ये चारों के चारों आपके आर्क वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं। तो सीम वेल्डिंग क्या है बेटा, सीम वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जबकि ये तीनों अगर देखा जाए तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आर्क वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं। बट हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से आर्क वेल्डिंग का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग किसका टाइप है यार, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि ऑप्शन ए जो है वो आर्क वेल्डिंग का टाइप नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है। मेटल आर्क, एटॉमिक हाइड्रोजन, कार्बन आर्क या हीलियम और आर्गन आर्क वेल्डिंग, ये सारे के सारे आर्क वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में द करेंट रिक्वायर्ड एक्सीड्स 100 एम्पियर, मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो भी करंट की रिक्वायरमेंट है वो 100 एम्पियर से ज़्यादा होती है। दूसरा, द वोल्टेज रिक्वायर्ड रेंजेस फ्रॉम 4 to 12 वोल्ट, मीन्स जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उसका रेंज 4 से 12 वोल्ट तक होता है। तीसरा, द अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई टू वेल्ड यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 60 वाट टू 80 वाट फॉर ईच mm स्क्वायर ऑफ एरिया, मतलब पर जो mm स्क्वायर पर जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली वेल्ड करने के लिए 60 वाट से 80 वाट तक होती है। लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमें क्या चाहिए यार, हमें हाई करंट चाहिए। तो नॉर्मली हाई करंट हम लो वोल्टेज पे, इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू अगर देखा जाए तो एक हैवी करंट की ज़रूरत होती है और ये करंट हमारी 100 एम्पियर से ज़्यादा होती है। तो करंट रिक्वायर्ड इज़ एक्सीडिंग 100 एम्पियर। हाँ, डेफिनेटली करेक्ट है कि जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो 100 एम्पियर से ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट है तो हमेशा हैवी करंट आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज पे प्रोड्यूस करते हो, देन इसलिए यहाँ पर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, लगभग 4 से 12 वोल्ट। एकदम करेक्ट है कि 4 से 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है और लगभग 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट की आपको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई टू वेल्ड यूजुअली, मतलब किसी भी आपके मेटेलिक शीट को वेल्ड करने के लिए हमें कितने नॉर्मली 60 से 80 वाट की सप्लाई की ज़रूरत होती है पर mm स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं यार। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, लो वोल्टेज 4 से 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है और पर mm स्क्वायर के एरिया पर आपको लगभग 60 से 80 वाट तक का पावर जो है वो सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि हम वेल्ड कर सकें। नेक्स्ट अगला आते हैं बेटा, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डीसी जनरेटर यूज फॉर वेल्डिंग शुड हैव ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मली जो डीसी जनरेटर आप वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रूपिंग नेचर की होनी चाहिए। बेटा यहाँ पर ड्रूपिंग कहने का मतलब क्या है, फॉलिंग। ड्रूपिंग का मतलब क्या है, फॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मली कौन से जनरेटर का आप इस्तेमाल करते हो वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कौन से जनरेटर का इस्तेमाल करते हो आप, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो आप देख सकते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर दो तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। तो बेसिकली आपको हैवी करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो हमेशा अगर देखा जाए तो उस जनरेटर का आप इस्तेमाल करोगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ड्रूपिंग नेचर का हो, मतलब उनकी लोड बढ़ाने पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, तेज़ी से ड्रेस्टिकली रिड्यूस होना चाहिए और उसको हम हाई करंट एप्लीकेशन पे इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए हम हमेशा डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे कौन से जनरेटर, इसी को हम बोलते हैं वेल्डिंग जनरेटर। और ये कैसे होते हैं हमेशा ध्यान रखना है, लैप कनेक्टेड होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, लैप कनेक्टेड होने चाहिए। तो क्या ध्यान रखना है, पहला डीसी जनरेटर यूज फॉर वेल्डिंग शुड हैव ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, ये आपका करेक्ट है। और इसमें कौन से जनरेटर का आप इस्तेमाल करते हो, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का यूज़ करते हो, ये आपके वेल्डिंग जनरेटर कहलाते हैं और ये इनकी जो वाइंडिंग होती है वो हमेशा लैप कनेक्टेड होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है जो जनरेटर यूज़ करोगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, फॉलिंग नेचर की होनी चाहिए। डिफरेंशियल की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे कि इसकी जो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है वो V वर्सेस IL की का ग्राफ अगर देखा जाए तो नो लोड कंडीशन पे क्या होगा, वो शंट की तरह बिहेव करता है। बट अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, लोड बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर वोल्टेज उसका ड्रेस्टिकली क्या होता है, रिड्यूस होता है, तेज़ी से क्या होगा, कम होगा। तो ये डिफरेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आप देख रहे हो वो कैसी है, ड्रूपिंग नेचर की है, फॉलिंग नेचर की है। तो इसलिए हम इसको हाई करंट लो वोल्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा,
वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज अर्थड, ये भी करेक्ट है बेटा कि जो भी वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट होनी चाहिए वो हमेशा अर्थड होनी चाहिए, ताकि जब भी आप किसी मेटेलिक पार्ट को टच करो तो उसमें जो भी लीकेज करंट है वो, या जो भी उसमें फॉल्ट करंट है वो क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए और डिस्चार्ज हो जाए सडनली। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हमारी वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, अर्थड होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? कभी भी आप देखोगे कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और उसके साथ साथ करंट के फ्लो के लिए और वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्या होनी चाहिए, अर्थड होनी चाहिए टू कंप्लीट द सर्किट। क्लियर है? तो दूसरा भी करेक्ट है, वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्या होनी चाहिए, अर्थड, ताकि हम सर्किट को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। द मेन ड्रॉबैक ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज इट्स हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। हाँ, ये भी करेक्ट बात है कि नॉर्मली जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और उसकी इनिशियल कॉस्ट हमेशा ज़्यादा रहती है। तो ये तीनों पॉइंट बेटा करेक्ट हैं। पहला पॉइंट क्या है, डीसी जनरेटर यूज फॉर वेल्डिंग शुड हैव ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, वेल्डिंग सर्किट हमेशा अर्थड होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। तीसरा, अगर देखा जाए कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो उसका हाई इनिशियल कॉस्ट और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट, चौथा अगर देखा जाए तो चौथा क्या कह रहा है यार कि एज द थिकनेस ऑफ द पार्ट टू बी वेल्डेड इंक्रीजेज देन द वोल्टेज शुड ऑल्सो इंक्रीज फॉर एसी वेल्डिंग। मीन्स जो भी पार्ट आपको वेल्ड करना है अगर उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस बढ़ती है तो क्या हमें एसी वेल्डिंग में उसके वोल्टेज को भी बढ़ाना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी, जो पार्ट हमें वेल्ड करना है अगर उसकी थिकनेस बढ़ती है तो हमेशा हमें वेल्डिंग करने के लिए करंट की वैल्यू को बढ़ाना होता है, न कि वोल्टेज की वैल्यू। वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, बट करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे जैसे थिकनेस क्या होगी, जो भी वेल्डेड पार्ट की बढ़ती है वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड भी हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है या करंट की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ द वेल्डेड पार्ट, थिकनेस ऑफ द वेल्डेड पार्ट। तो जो भी पार्ट आपको क्या करना है, वेल्ड करना है, अगर उसकी थिकनेस क्या होगी, उसकी थिकनेस अगर बढ़ती जाएगी तो हमें मैग्नीट्यूड जो करंट का है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, न कि वोल्टेज। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और करंट का मैग्नीट्यूड हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो जितना मोटा आपको मेटल पार्ट्स वेल्ड करना होगा उतनी ज़्यादा आपको करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखने हैं वेल्डिंग में? जब भी आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करोगे तो हमेशा जो भी वेल्डिंग सर्किट होगा वो हमेशा अर्थड होगा। दूसरा, जो भी डीसी जनरेटर आप वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हो वो नॉर्मली आपके डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर होते हैं, इनको हम वेल्डिंग जनरेटर भी कहते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा फॉलिंग होती है और ये हमेशा लैप कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, तीसरा पॉइंट्स क्या याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मेन ड्रॉबैक क्या होता है, उसका हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। और चौथा अगर देखा जाए कि एज द थिकनेस ऑफ पार्ट टू बी वेल्डेड इंक्रीजेज देन वोल्टेज शुड ऑल्सो इंक्रीज फॉर एसी वेल्डिंग, गलत है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बेटा वो गलत है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। चौथा का सही क्या है कि एज द थिकनेस, ये नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है यार कि एज द थिकनेस ऑफ welded part increases then the current also increases then the current should also increase, ध्यान रखना है, current should also increase for AC welding, should also increase for AC welding। सेम लिखना था इसलिए मैंने देखा कि AC welding। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वोल्टेज दिया है तो वोल्टेज शुड ऑल्सो डिक्रीज एंड द करंट शुड ऑल्सो इंक्रीज फॉर AC welding। तो अगर थिकनेस पार्ट जो भी वेल्डेड का है, जो भी वेल्डेड पार्ट है जिसको हमें वेल्ड करना है, अगर उसकी मोटाई बढ़ती है तो हमें करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ाना होगा।
तो यहाँ पर बेटा क्या 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 आंसर हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 1, 2 एंड 3। क्लियर है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसके लिए यूज नहीं हो सकता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेटेलिक पार्ट के लिए हमेशा हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें करंट हम आसानी से फ्लो करा सकें। बट अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल दैट मीन्स वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, देन वहाँ पर हम करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम कभी भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए हमें डाई इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का यूज़ करना होता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली इसके लिए हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसके लिए यूज़ होती है। तो हमेशा मेटेलिक पार्ट को अगर वेल्ड करना है तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं और उनको अगर ऐड करना होगा, उनको वेल्ड करना होगा, तो वहाँ पर हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या आंसर होगा कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज फॉर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फेरस मटेरियल क्या होते हैं? जो भी आपके आयरन बेस्ड मटेरियल हैं, आयरन बेस्ड मटेरियल हैं, इनको बेटा हम फेरस मटेरियल कहते हैं। जैसे आपके निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, उसके साथ साथ आयरन हो गया, तो ये सारे के सारे, या इनकी एलॉय, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके आयरन बेस्ड मटेरियल हैं और इन्हीं को हम फेरस मटेरियल बोलते हैं। नॉन फेरस मटेरियल क्या हो सकते हैं? नॉन फेरस मटेरियल जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपके आयरन बेस्ड मटेरियल ना हो, तो हम नॉन फेरस मटेरियल में क्या ले सकते हैं? आपके कॉपर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, टाइटेनियम ले सकते हैं, टाइटेनियम। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कॉपर एलॉय हो सकता है, कॉपर के एलॉय जैसे मैग्नीन कॉन्स्टेंटन, और या एल्यूमिनियम एलॉय हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे नॉन फेरस मटेरियल हैं। तो आयरन बेस्ड मटेरियल को हम फेरस बोलते हैं, जो आयरन पे बेस्ड नहीं होते हैं उनको नॉन फेरस मटेरियल बोल सकते हैं। निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये सारे आयरन बेस्ड मटेरियल हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे नॉन फेरस मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग नॉर्मली किसके लिए यूज़ नहीं होती है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए यूज़ नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एंड्स ऑफ द रॉड आर टू बी वेल्डेड। मतलब किसी भी रॉड का 2 एंड्स हमें क्या करना है? वेल्ड करना है। तो द मेथड ऑफ वेल्डिंग इज, तो किस वेल्डिंग मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे? तो बेसिकली अगर देखा जाए कि जब भी आपको किसी रॉड के 2 एंड को वेल्ड करना होता है तो इसके लिए हम हमेशा बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना है कि नॉर्मली आपको अगर पाइप को वेल्ड करना हो या वायर्स को वेल्ड करना है या रॉड्स के 2 एंड्स को वेल्ड करना है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है बट वेल्डिंग। तो बट वेल्डिंग की मदद से हम इनको वेल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बट वेल्डिंग क्या है बेटा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बट वेल्डिंग क्या है। तो नॉर्मली आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 2 आपके पाइप्स हैं। इन 2 पाइप्स को हमें क्या करना था? वेल्ड करना था। तो इन 2 पाइप्स को हमने किसकी मदद से? बट वेल्डिंग की मदद से वेल्ड कर दिया है। यहाँ पे भी जैसा आप देख पा रहे हो कि बट वेल्डिंग की मदद से हम क्या कर रहे हैं? इन पाइप्स को वेल्ड कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपके पाइप्स हो सकते हैं या जो रॉड्स होते हैं उनके दोनों एंड को वेल्ड करना है तो उसके लिए बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप इस फिगर में देख पा रहे हो यार कि एक बट वेल्डर का डायग्राम फिगर है और इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम नॉर्मली एक आपके फिक्स इलेक्ट्रोड होते हैं और एक आपके मूविंग इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसको फिक्स करके हाई प्रेशर अप्लाई करके हम इनकी वेल्डिंग कर देते हैं। तो ये बट वेल्ड हो जाता है और ये ज्वाइंट हमेशा बट ज्वाइंट कहलाता है। तो बट वेल्डिंग का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन, बट वेल्डिंग इज़ यूज्ड इन पाइप्स, इज़ यूज्ड इन पाइप्स, वायर्स एंड रॉड्स। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि बट वेल्डिंग का इस्तेमाल हम क्या किस लिए करते हैं? नॉर्मली जब भी 2 पाइप जिनके क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होती है तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के 2 पाइप को जोड़ने के लिए हमेशा बट वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है बेटा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑपरेटिंग वोल्टेज की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग वोल्टेज इनका बहुत कम होगा, लगभग 2 से 10 वोल्ट तक का होता है। और उसके साथ साथ अगर हम इनके ऑपरेटिंग करंट की बात करें तो इनका जो करंट का वैल्यू है वो 50 एम्पियर से लेके सेवरल 100 एम्पियर तक होता है, सेवरल हंड्रेड्स एम्पियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सेवरल 100 एम्पियर। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बट वेल्डिंग में, कि पाइप, वायर्स, रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन को जोड़ने या वेल्ड करने के लिए हम बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 से 10 वोल्ट होता है। और अगर करंट की बात करें तो 50 एम्पियर से लेके सेवरल 100 एम्पियर तक की करंट होती है। और अगर कभी कभी एक पूछा जाता है कि नॉर्मली जो बट वेल्डिंग है उसका इस्तेमाल हम कितनी थिकनेस तक की मटेरियल को जोड़ने के लिए करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज्ड टू वेल्ड 25 mm थिक मटेरियल। तो लगभग अगर देखा जाए तो 25 mm तक के थिक मटेरियल को जोड़ने के लिए, वेल्ड करने के लिए हम बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बट वेल्डिंग का कैसे हो रही है, और उसके साथ साथ आपने देख रहा है कि बट वेल्डर कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर एक मूविंग इलेक्ट्रोड होते हैं और एक आपके फिक्स इलेक्ट्रोड होते हैं। तो हमें जो भी पार्ट वेल्ड करना होता है उसको मूविंग इलेक्ट्रोड में लगा के उसमें हैवी करंट फ्लो कराते हैं और हीट क्या होती है, जनरेट होती है, जिससे जो भी आपका वेल्डेड पार्ट होता है वो मेल्ट होता है और फिर हाई प्रेशर अप्लाई करके इन पार्ट्स को हम जोड़ देते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी हम हाई प्रेशर अप्लाई करके इन पार्ट्स को जोड़ते हैं बेटा, तो यहाँ पर बल्ज्ड ज्वाइंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बट वेल्डिंग इट प्रोड्यूसेस बल्ज्ड ज्वाइंट। हमेशा ध्यान रखना है ये बल्ज ज्वाइंट प्रोड्यूस करता है। तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं बेटा, बट वेल्डिंग का इस्तेमाल पाइप, वायर्स और रॉड्स को जोड़ने में किया जाता है, वेल्ड करने में किया जाता है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 से 10 वोल्ट होता है। करंट 50 एम्पियर से लेकर सेवरल 100 एम्पियर तक होती है। 25 mm तक के थिक मटेरियल को अगर वेल्ड करना है तो उसके लिए हम बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। एंड नॉर्मली इट प्रोड्यूसेस बल्ज ज्वाइंट। क्लियर है। नेक्स्ट, दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि 2 एंड्स अगर किसी भी मेटेलिक रॉड के क्या करने हैं, वेल्ड करने हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे बेस्ट मेथड है बट वेल्डिंग। तो बट वेल्डिंग हमारा आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बट वेल्डिंग। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स और भी आपको ध्यान में रखने हैं कि स्पॉट क्या है, सीम क्या है, या प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ वेल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं सीम वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग बोला जाता है बेटा, सीम वेल्डिंग बोला जाता है। तो सीम वेल्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें 2 रोटेटिंग व्हील्स होते हैं और इन रोटेटिंग व्हील्स को हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और ये कॉपर की बनी होती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सीम वेल्डर का डायग्राम या तस्वीर इसकी देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, यही कहलाते हैं आपके वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स। और इनको हम बोलते हैं डिस्क टाइप या रोलर टाइप इलेक्ट्रोड। और ये किसके बने होते हैं बेटा, ये कॉपर के बने होते हैं या कॉपर एलॉय के बने होते हैं। तो ध्यान रखना है, सीम वेल्डिंग में क्या होता है, 2 रोटेटिंग व्हील्स होती हैं जिनको हम रोलर इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को डिस्क इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। व्हील या रोलर टाइप इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा, ये हमेशा कॉपर की बनी होती हैं या कॉपर के एलॉय की बनी होती हैं। नेक्स्ट, अगर देखा जाए कि नॉर्मली जब भी आपको क्या करना है कि एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ ऑफ स्पॉट वेल्ड करना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। और सीम वेल्डिंग जो है वो हमेशा एक एयर टाइट या लीक प्रूफ जॉइंट प्रोड्यूस करती है। हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, एक एयर टाइट या लीक प्रूफ जॉइंट प्रोड्यूस करती है। तो सीम वेल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो क्या है कि इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस, सीम वेल्डिंग प्रोड्यूसेस एयर टाइट और लीक प्रूफ जॉइंट्स और लीक प्रूफ जॉइंट्स। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सीम वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, एयर टाइट या लीक प्रूफ जॉइंट्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए कि जो भी इसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, व्हील या रोलर टाइप इलेक्ट्रोड होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, व्हील और रोलर टाइप इलेक्ट्रोड्स आर
used which is made up of किसके बने होते हैं बेटा? कॉपर के बने होते हैं, मेड अप ऑफ कॉपर। तो हमेशा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कैसा होता है? व्हील या रोलर टाइप का होता है। ये हमेशा कॉपर के बने होते हैं। ये हमेशा एक एयर टाइट या लीक प्रूफ जॉइंट प्रोड्यूस करता है। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस वेल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस वेल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं बिटवीन टू ओवरलैपिंग शीट्स। तो नॉर्मली जो सीम वेल्डिंग है, उस सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको किसी दो ओवरलैपिंग शीट के बीच में एक कॉन्टिन्यूस वेल्ड प्रोड्यूस करना है, एक लीक प्रूफ जॉइंट्स प्रोड्यूस करनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपके रोलर टाइप या व्हील टाइप के वेल्ड हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं। और ये इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहे हैं? ये दो ओवरलैपिंग शीट्स हैं, इनके बीच में कॉन्टिन्यूस वेल्ड क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब भी आपको कॉन्टिन्यूस वेल्ड या कॉन्टिन्यूस जॉइंट, लीक प्रूफ जॉइंट प्रोड्यूस करना होता है बिटवीन टू ओवरलैपिंग शीट्स, देन वहाँ पर आप सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हो। तो ये भी pॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ यूज्ड when continuous weld between two overlapping sheets is required। क्लियर है? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बेटा याद रखने हैं कि जब भी दो ओवरलैपिंग शीट्स के बीच में आपको कॉन्टिन्यूस वेल्ड प्रोड्यूस करना होता है या लीक प्रूफ जॉइंट प्रोड्यूस करनी होती है, तो वहाँ पर हम सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमेशा व्हील या रोलर टाइप इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोड्स कॉपर के बने होते हैं। ये हमेशा एक एयर टाइट या लीक प्रूफ जॉइंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं किससे? सीम वेल्डिंग से। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लगभग 1000 से 1800 पर मिनट करंट इंटरप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें व्हील की स्पीड आप देखोगे तो 4 से 5 मीटर पर मिनट की होती है। तो वो सारे अननेसेसरी इररिलेवेंट चीज़ें हैं, बट ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? इन फ्लैश बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग क्या है? फ्लैश बट वेल्डिंग इट इज़ अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो फ्लैश बट वेल्डिंग में नो स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ फेसेस टू बी वेल्डेड इज नेसेसरी। मतलब कि जो भी आपके फेसेस वेल्ड करने हैं उसमें कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा अगर देखा जाए तो लो पावर रिक्वायरमेंट। तीसरा क्लीन एंड प्योर वेल्डिंग है। और चौथा अगर देखा जाए तो ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे फ्लैश बट वेल्डिंग में अगर देखा जाए बेटा तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल आर करेक्ट। तो आंसर क्या है? ऑल आर करेक्ट। बट इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको फ्लैश बट वेल्डिंग में समझने होंगे। तो देखते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नॉर्मली आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक क्या है? आपका फिक्स इलेक्ट्रोड है और दूसरा मूविंग इलेक्ट्रोड है। नॉर्मली इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो फ्लैश बट वेल्डिंग में जो भी इलेक्ट्रोड्स हमें जो भी पार्ट को वेल्ड करना है आप उसको मूव कराते हो। और जैसे ही यहाँ टच करा के इसको हटाओगे तो एक आर्क प्रोड्यूस होगा, एक फ्लैश प्रोड्यूस होगा। और ये क्या करेगा? इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा कि ये पार्ट आपका वेल्ड हो जाएगा। और फिर हम हाई प्रेशर अप्लाई करके इनको क्या करते हैं? वेल्ड कर देते हैं, जिसके कारण वेल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक्स है ये। और इस रेलवे ट्रैक्स में अगर देखा जाए तो हमें इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? फ्लैश बट वेल्डिंग का इस्तेमाल किया है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम फ्लैश प्रोड्यूस करके इसको काफ़ी रेड हॉट कर देते हैं, मेल्ट करा देते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऑलमोस्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इससे भी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाएगा? रेड हॉट हो जाएगा। और हाई प्रेशर अप्लाई करके हम इनको वेल्ड कर देते हैं। तो ये सारे के सारे आपके प्रेशर वेल्डिंग है। तो अगर हम बात करें फ्लैश वेल्डिंग की मेरिट क्या है, अगर इसके हम मेरिट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इसका मेरिट ये है कि नॉर्मली दो डिसिमिलर मटेरियल जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग भी हों तो भी हम इसको क्या करते हैं? इस मेथड से वेल्ड कर सकते हैं। तो याद रखना है फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है कि दो डिसिमिलर मटेरियल विथ डिफरेंट मेल्टिंग टेम्परेचर कैन बी वेल्डेड बाय दिस मेथड।
फ्लैश बट वेल्डिंग की मेथड से दो अलग अलग के मटेरियल जिनके टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर अलग हैं उनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है डिसिमिलर मटेरियल with different melting temperature with different melting temperature can be welded by this method तो फ्लैश बट वेल्डिंग की मेथड से हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग मटेरियल जिनके मेल्टिंग टेम्परेचर अलग अलग हैं उनको आसानी से जोड़ सकते हैं। दूसरा अगर पॉइंट देखें देन यहाँ पर पावर कंजप्शन क्या होगा, लो पावर कंजप्शन होता है बेटा, लो पावर कंजप्शन। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके मेरिट्स हैं, एडवांटेज हैं, लो पावर कंजप्शन। नेक्स्ट अगर देखा जाए फ्लैश जो है आपकी फ्लैश बट वेल्डिंग है उसमें अगर देखा जाए तो ये हमेशा क्लीन एंड प्योर वेल्ड प्रोड्यूस करता है, प्योर वेल्ड तो हमेशा ये प्रोड्यूस करता है आपका क्लीन और प्योर वेल्ड। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्गर वेल्ड प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्गर वेल्ड। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट कर लिए कि व्हाट आर द डिफरेंट मेरिट्स ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग, जिसमें डिसिमिलर मटेरियल विद डिफरेंट मेल्टिंग टेम्परेचर उनको जोड़ा जा सकता है इस मेथड के द्वारा। इनका पावर कंजप्शन हमेशा इसमें कम होता है, क्लीन एंड प्योर वेल्ड आप प्रोड्यूस कर सकते हो और उसके साथ साथ आप स्ट्रॉन्गर वेल्ड भी प्रोड्यूस कर पाते हो। तो ये सारे मेरिट्स हो जाते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग के। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स हैं, नॉर्मली इसका एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो इट इज़ यूज्ड इन welding of tubes, it is used in welding of tubes, bars and rods। जब भी आपको ट्यूब बार्स या रॉड्स को क्या करना है, जोड़ना है, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश बट वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर देखा जाए कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, यहाँ पर हम नॉर्मली फ्लैश बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट तो इट इज़ यूज्ड इन फ्लैश बट वेल्डिंग इज़ यूज्ड इन also used in manufacturing of aircraft, automobiles, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर्स। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। रेफ्रिजरेटर्स, तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं यार फ्लैश बट वेल्डिंग में, कि दो डिसिमिलर मटेरियल विद डिफरेंट मेल्टिंग टेम्परेचर उनको जोड़ा जा सकता है इस मेथड के द्वारा। पावर कंजप्शन कम होता है, क्लीन एंड प्योर वेल्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर वेल्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसको हम नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एयरक्राफ्ट के, ऑटोमोबाइल्स के या रेफ्रिजरेटर या किसी भी हाउस होल्ड डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर वेल्डिंग पर्पज़। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन पे कि फ्लैश बट वेल्डिंग में कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी फेसेस इसको वेल्ड करने हैं तो वहाँ पर कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट है। लो पावर रिक्वायरमेंट ये भी करेक्ट है। क्लीन एंड प्योर वेल्डिंग, हाँ यहाँ पे क्लीन एंड प्योर वेल्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे फ्लैश बट वेल्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। आपका प्रोसेस केवल इतना है कि फिक्स इलेक्ट्रोड है और मूवेबल इलेक्ट्रोड है। मूवेबल इलेक्ट्रोड को हम उस फिक्स इलेक्ट्रोड से अटैच कराते हैं। जैसे ही अटैच करके दूर हटाते हैं तो एक आर्क प्रोड्यूस होता है या फ्लैश प्रोड्यूस हो जाता है और ये इतना हीट प्रोड्यूस कर देता है जो कि आपके वेल्डेड पार्ट को मेल्ट कर देता है और फिर हाई प्रेशर एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको वेल्ड कर देते हैं और वेल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यार। व्हाट आर द कॉमनली यूज मेथड ऑफ वेल्डिंग टू मेक लैप वेल्ड इन अ थिन शीट। मतलब जब भी आपको थिन शीट में, पतली शीट में कोई भी लैप वेल्ड करना है देन उसके लिए कौन सा कॉमनली यूज मेथड ऑफ वेल्डिंग है, वेल्डिंग का कौन सा मेथड जो सबसे कॉमन है। तो यहाँ पर कार्बन आर्क वेल्डिंग है यार,
कार्बन आर्क वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारा आंसर है वो आंसर है स्पॉट वेल्डिंग। तो नॉर्मली जब भी आप देखो कि आपको थिन शीट्स को क्या करना है, वेल्ड करना है, लैप वेल्ड करना है इन थिन शीट, देन वहाँ पर हम स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है स्पॉट वेल्डिंग कहाँ पे यूज़ होगी, जब भी आपको पतली शीट्स को वेल्ड करना है, लैप वेल्ड करना है, देन वहाँ पर हम हमेशा स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। बट वेल्डिंग, जब भी दो रॉड्स को आपको क्या करना है, इट इज़ यूज टू वेल्ड टू एंड्स ऑफ रॉड्स और पाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो उसके लिए बट वेल्डिंग करते हैं। फ्लश वेल्डिंग कहाँ पे यूज़ होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फ्लैश बट वेल्डिंग का यूज़ हमने कहाँ बताया था आपको, ऑटोमोबाइल्स में फ्लैश बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स। क्लियर है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर स्पॉट वेल्डिंग है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यार कि स्पॉट वेल्डिंग क्या है। तो ध्यान रखना है कि स्पॉट वेल्डिंग में पतली शीट्स का जो भी लैप वेल्ड करना है तो हमेशा हम क्या करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें कि स्पॉट वेल्डिंग है क्या, पहले इसको समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे यार फिगर में देख पा रहे हो कि ये स्पॉट वेल्डर है, और इस स्पॉट वेल्डर में हम क्या करते हैं कि नॉर्मली दो मेटल शीट्स होती हैं, और इन्हीं जो भी आपके दो मेटल शीट्स हैं, हम इन्हीं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ये इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्पॉट वेल्डिंग में हम कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके कॉपर इलेक्ट्रोड्स, दो कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं, और इन्हीं दो कॉपर इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम क्या करते हैं, कोई भी दो मेटल शीट्स को प्लेस्ड कर देते हैं। सपोज ये आपके दो मेटल शीट्स हैं, इन दो मेटल शीट्स को हमने इन दो कॉपर इलेक्ट्रोड्स के बीच में प्लेस्ड कर दिया। अब अगर देखा जाए तो नॉर्मली अब हम इसी इलेक्ट्रोड के थ्रू हाई करंट पास करते हैं, जिसके कारण अगर देखा जाए तो इनके कांटेक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू एक हाई हीट जनरेट होता है, और इस हाई हीट के जनरेशन के कारण अगर देखा जाए तो ये शीट मेटल जो है वो लैप ज्वाइंट हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो जब भी आपको दो मेटल शीट्स में लैप वेल्ड करना है पतली शीट्स में, तो हमेशा स्पॉट वेल्डिंग का आप यूज़ करोगे। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं स्पॉट वेल्डिंग के लिए, लो वोल्टेज हाई करंट सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसमें हमेशा लो वोल्टेज हाई करंट सप्लाई इज़ नीडेड। स्पॉट वेल्डिंग में बेटा लो वोल्टेज हाई करंट सप्लाई की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि इसमें जो भी टिप की डायमीटर है वो हमेशा शीट की थिकनेस का 2 गुना होना चाहिए। अगर शीट की थिकनेस T है तो यहाँ पर जो टिप होगा इलेक्ट्रोड का, उसकी डायमीटर जो है वो 2T होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट्स आपको नोट में ध्यान रखने हैं कि द टिप डायमीटर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो टिप डायमीटर इज़ always twice of the thickness of sheet। मतलब अगर हम बात करें कि जो शीट की थिकनेस अगर T है तो इसका जो टिप डायमीटर होना चाहिए इलेक्ट्रोड का वो हमेशा क्या होना चाहिए, 2T होना चाहिए। क्लियर है। सप्लाई हम हमेशा हाई करंट लो वोल्टेज सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, टिप डायमीटर हमेशा थिकनेस ऑफ शीट से क्या होनी चाहिए, 2 गुनी होना चाहिए। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें पावर फैक्टर लो होता है, तो पावर फैक्टर इज़, इसमें अगर देखा जाए तो जो पावर फैक्टर होता है बेटा, पावर फैक्टर इज़ 0.3 to 0.5 लैग। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। स्पॉट वेल्डिंग में लो पावर फैक्टर होता है, 0.3 to 0.5 लैग होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगला अगर देखा जाए यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग में, तो जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑलमोस्ट 1000 से लेके 10,000 एम्पियर तक के करंट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बहुत मिनिमम टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत मिनिमम टाइम के लिए अगर देखा जाए तो बहुत हाई करंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है, और ये लगभग 1000 से 10,000 एम्पियर तक के करंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे स्पॉट वेल्डिंग का? नॉर्मली इसका यूज़ हम हमेशा
इसका यूज़ हम हमेशा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ध्यान रखना है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ध्यान रखना है, ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमेशा किसका यूज़ करेंगे, स्पॉट वेल्डिंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। तो कॉपर और कॉपर एलॉय, तो इलेक्ट्रोड हमेशा किसके बने होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं हमेशा कॉपर या कॉपर एलॉय के बने होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके स्पॉट वेल्डिंग में। बट स्पॉट वेल्डिंग अगर देखा जाए तो लीक प्रूफ नहीं है, इसका मतलब कि ये आपके वाटर प्रूफ नहीं है। हमेशा अगर देखा जाए जब भी आप स्पॉट वेल्डिंग करोगे तो हमेशा इसमें लीकेज रहेगी ही रहेगी। देन ये ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट एयर टाइट और लीक प्रूफ। ध्यान रखना है, स्पॉट वेल्डिंग इट इज़ नॉट एयर टाइट और लीक प्रूफ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यार इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पहला पॉइंट क्या है, स्पॉट वेल्डिंग में बहुत हाई करंट की ज़रूरत होती है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ये हाई करंट हम जैसे ही पास कराते हैं आपके मेटल पीस के थ्रू, देन वो क्या करेगा, उसी के पर्टिकुलर स्पॉट पे वेल्ड्स प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन की ज़रूरत हो, हाई करंट सप्लाई की ज़रूरत होती है। नॉर्मली जो टिप का डायमीटर होता है वो हमेशा थिकनेस ऑफ द शीट का 2 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट जो पावर फैक्टर होता है इसमें 0.5 से 0.5 लैग होता है, 0.3 से 0.5 लैग होता है बेटा। और नॉर्मली इसका इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो रेफ्रिजरेशन वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम कॉपर या प्योर कॉपर मटेरियल या कॉपर के एलॉय का इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ नॉट एयर टाइट और लीक प्रूफ वेल्डिंग। हमेशा ध्यान रखना है कि इस वेल्डिंग में हम कोई भी एयर टाइट या लीक प्रूफ वेल्डिंग नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी स्पॉट वेल्डर कैसा है और हम स्पॉट वेल्डिंग किस तरह से कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब आप आंसर बता सकते हैं कि जब भी आपको थिन शीट्स में अगर लैप वेल्ड करना है तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो हम स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। और वो भी अगर देखा जाए तो जो वर्क पीस होना चाहिए उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, शुड बी अप टू 3 mm। तो ये थिन शीट्स में ये ध्यान रखना है कि थिकनेस ऑफ वर्क पीस शुड बी अप टू 3 mm, शुड बी अप टू 3 mm। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नॉर्मली थिन शीट्स में लैप वेल्ड्स के लिए हम हमेशा स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं और इसकी थिकनेस जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम अप टू 3 mm होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पर कि इससे लीक प्रूफ या एयर टाइट वेल्डिंग आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो। जब भी आपको लीक प्रूफ या एयर टाइट वेल्ड प्रोड्यूस करना है देन आपको सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम आते हैं यार प्रोजेक्शन वेल्डिंग में कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज़ बेसिकली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। मतलब कि स्पॉट वेल्डिंग का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है एंड इट इज़ पॉसिबल टू ज्वाइन सेवरल वेल्डिंग पॉइंट्स इन वन स्ट्रोक। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हम क्या करते हैं कि एक ही स्ट्रोक में बहुत सारे वेल्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देते हैं। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि है एक्चुअली क्या, ये एक स्पॉट वेल्डिंग ही है बट इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। और जब भी आपको क्या करना है कि एक ही साथ बहुत सारे ज्वाइंट्स क्या करने हैं, वेल्ड करने होते हैं, बहुत सारे ज्वाइंट्स को वेल्ड करने होते हैं इन वन स्ट्रोक, देन वहाँ पर हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ वर्क such as welding of number of studs, nuts और metal plates। मतलब कि नॉर्मली अगर देखा जाए कि जब आपको मास प्रोडक्शन करना है, जैसे कि आपको नट्स वगैरह या मेटल प्लेट्स वगैरह का प्रोडक्शन करना है, तो वहाँ पर हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है प्रोजेक्शन वेल्डिंग के केस में कि ये क्या है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। बेटा ये क्या है, स्पॉट वेल्डिंग का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें हम फ्लैट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रोड आपके क्या हैं, ये इलेक्ट्रोड आपके फ्लैट हैं। तो यहाँ पर देखा जाए फ्लैट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड,
फ्लैट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर इट इज़ पॉसिबल टू ज्वाइंट several welding points in one stroke। एक ही स्ट्रोक में हम बहुत सारे वेल्डिंग पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग में। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, इट इज़ यूज्ड इन मास प्रोडक्शन वर्क। मास प्रोडक्शन में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वर्क सच एज कहाँ पे यूज़ करते हैं यार, वेल्डिंग, सच एज वेल्डिंग a number of studs, nuts and metal plates। क्लियर है, नट्स टू द मेटल प्लेट्स लिख दीजिए, नट्स टू मेटल प्लेट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा प्रोजेक्शन वेल्डिंग की, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला ये क्या है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। दूसरा, फ्लैट इलेक्ट्रोड से यहाँ पे यूज़ होगा। तीसरा, इट इज़ पॉसिबल टू ज्वाइंट सेवरल वेल्डिंग पॉइंट्स इन वन स्ट्रोक। एक ही स्ट्रोक में हम बहुत सारे वेल्डिंग पॉइंट्स को क्या करते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में ज्वाइंट कर देते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नॉर्मली इसका इस्तेमाल हम मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे जो है नंबर ऑफ स्टड्स या नट्स टू द मेटल प्लेट्स को क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली वेल्ड कर रहे हैं नट्स टू द मेटल प्लेट्स। इस मेटल प्लेट्स में जो भी आपके नट्स हैं उसको वेल्ड कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ टी इज़ द थिकनेस ऑफ द शीट देन द टिप डायमीटर फॉर ए स्पॉट वेल्डिंग इज़ यूजुअली। हमने आपको पहले भी बताया कि जो टिप डायमीटर होना चाहिए ये हमेशा क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए ऑफ शीट थिकनेस। ध्यान रखना है जब भी स्पॉट वेल्डिंग आप कर रहे हो तो स्पॉट वेल्डिंग में जो टिप डायमीटर होना चाहिए हमेशा कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ द शीट थिकनेस। तो अगर हम इसके टिप डायमीटर की बात करें तो टिप डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 2t। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। स्पॉट वेल्डिंग में हमेशा टिप का डायमीटर कितना होना चाहिए, 2t के बराबर, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ द थिकनेस ऑफ शीट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। इन स्पॉट वेल्डिंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज एट इंटरफेस बिटवीन टू शीट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेका इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर सेकंड यूरेका इलेक्ट्रोड्स, स्पॉट वेल्डिंग में हम यूरेका इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि स्पॉट वेल्डिंग में अगर देखें तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज एट द इंटरफेस बिटवीन द टू शीट्स, ये आपके बिल्कुल करेक्ट है बेटा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका करेक्ट है कि स्पॉट वेल्डिंग में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है वो कॉन्टैक्ट्स पे होता है बिटवीन टू शीट्स। जो भी आपके दो शीट्स का इंटरफेस होता है या कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जहाँ पे होता है वहीं पे आपके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो पहला अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा अगर यहाँ पे देखें, दूसरा क्या कह रहा है कि यूरेका इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग। तो हमने आपको पहले भी बताया कि स्पॉट वेल्डिंग में हम यूरेका इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यूरेका जो है वो गलत है। नॉर्मली यूरेका को ही क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेंटन बोला जाता है। और कॉन्स्टेंटन क्या है, एक एलॉय है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स का, न कि आपके यूरेका इलेक्ट्रोड्स का। तो स्पॉट वेल्डिंग में किसका यूज़ होगा, स्पॉट वेल्डिंग में कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यार स्पॉट वेल्डिंग, तो यहाँ पे आप किसका यूज़ कर रहे हो, इसका यूज़ कर रहे हो कॉपर इलेक्ट्रोड्स का। क्लियर है, क्लियर है बेटा। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्पॉट वेल्डिंग में मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज एट द इंटरफेस बिटवीन टू शीट्स,
ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, यूरेका इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग। नॉर्मली अगर देखा जाए तो यूरेका, एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा यार, बिकॉज यूरेका जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंटन को ही बोलते हैं। कॉन्स्टेंटन क्या है, इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर। इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दैट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कोई भी नहीं है, ना तो एक है और ना ही दो है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्पॉट वेल्डिंग में हम कॉपर इलेक्ट्रोड या कॉपर के एलॉय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो यूरेका है, यूरेका को हम कॉन्स्टेंटन बोलते हैं। कॉन्स्टेंटन का ट्रेडिंग नेम केवल यूरेका है। और यूरेका क्या है, यूरेका एक एलॉय है कॉपर का। तो ये ध्यान रखना है, इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर। तो हम यूरेका का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरेका इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग। करेक्ट है बेटा ये। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नाइदर 1 एंड नॉर 2 इनकरेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आज की क्लासेस में इतना ही। अगर हम इन सारे लेक्चर्स को समराइज़ करें तो समराइज़ करने पर देखा जाए तो सबसे पहले क्या हमने डिस्कस किया यार कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मेथड की मदद से दो मेटल पार्ट्स जिनके कंपोजिशन सेम हो उनमें हीट प्रोड्यूस करके इनको ज्वाइंट कर सकते हैं। इन्हीं को हम, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहते हैं। एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का, ये इकोनॉमिकल होती है, काफ़ी क्लीन होती है, यूनिफॉर्म वेल्ड प्रोड्यूस करता है, ईज़ ऑफ कंट्रोल है, क्विक है। और वेल्डिंग से हम कितना इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लगभग 5550 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। तो दो तरह की वेल्डिंग के टाइप्स हैं, रेजिस्टेंस और नॉन प्रेशर वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग। बट वेल्डिंग, फ्लैश बट, स्पॉट, प्रोजेक्शन, सीम, ये सारे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं। उसके साथ मेटल आर्क, कार्बन आर्क, एटॉमिक हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन आर्क वेल्डिंग, ये सारे के सारे आपके आर्क वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली आपके बट वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग जब भी आप करोगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग तो उसमें जो भी डीसी जनरेटर आप यूज़ करते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा डूपिंग नेचर का होना चाहिए। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ये वेल्डिंग जनरेटर्स कहलाते हैं और ये लैब कनेक्टेड होते हैं। हमेशा वेल्डिंग सर्किट अर्ध होनी चाहिए। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे पार्ट जो वेल्ड करना है उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है तो करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए को वेल्ड करने के लिए यूज़ नहीं होगी। जब भी दो रॉड को आपको वेल्ड करना है देन वहाँ पर हम बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, या दो पाइप्स को वेल्ड करना है तो बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमेशा ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 से 10 वोल्ट, 50 से सेवरल 100 एम्पियर की करंट की रिक्वायरमेंट है। और नॉर्मली 25 mm तक के थिकनेस के मटेरियल को अगर वेल्ड करना है तो वहाँ पर हम बट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। ये हमेशा बल्ज जॉइंट प्रोड्यूस करता है। सीम वेल्डिंग हमेशा एयर टाइट या लीक प्रूफ वेल्डिंग प्रोड्यूस करता है। नॉर्मली इसमें व्हील या रोलर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कॉपर के बने होते हैं और हमेशा इनका हम यूज़ करते हैं जब हमें कॉन्टिन्यूस वेल्ड की ज़रूरत होती है दो ओवरलैपिंग शीट्स के बीच में। जो यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते थे। फ्लैश बट वेल्डिंग का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो इनमें इनको वेल्ड करने के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दो डिसिमिलर मटेरियल जिनके डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स हैं उनको भी हम वेल्ड कर सकते हैं। इस मेथड के द्वारा पावर कंजप्शन कम होता है, क्लीन एंड प्योर वेल्ड प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्गर वेल्ड प्रोड्यूस करता है। इनका यूज़ हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर्स में कर सकते हैं। अगर जो भी आपको थिन शीट्स की लैब जॉइंट्स करनी है, वेल्ड प्रोड्यूस करना है, देन वहाँ पर हम हमेशा स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉर्मली वर्क पीस की थिकनेस कहाँ पे होनी चाहिए, मैक्सिमम अप टू 3 mm होनी चाहिए। बट वेल्डिंग दो रॉड्स को आपको जोड़ने के लिए, फ्लैश वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। स्पॉट वेल्डिंग में हमेशा 1000 से 10,000 एम्पियर की ज़रूरत होती है फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। टिप डायमीटर हमेशा दोगुना होता है ऑफ द थिकनेस ऑफ द शीट। पावर फैक्टर लो होता है 0.3 to 0.5 लैग। इसको हम ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर एलॉय या कॉपर के इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं एंड इट इज़ नॉट एयर टाइट और लीक प्रूफ। प्रोजेक्शन वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ही है स्पॉट वेल्डिंग का यार। यहाँ पर फ्लैट इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल करते हैं और जब भी आपको एक ही स्ट्रोक में बहुत सारे वेल्डिंग जॉइंट्स प्रोड्यूस करने हैं देन वहाँ पर आप प्रोजेक्शन वेल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे और इसका यूज़ हम मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए बेटा यहाँ पर
तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि फ्लैश बट वेल्डिंग क्या है, स्पॉट वेल्डिंग क्या है, सीम वेल्डिंग क्या है और प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमने सारे वेल्डिंग्स को 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए।